हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम ट्रांसपायरेशन और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंस को कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ट्रांसपायरेशन क्या है। जनरली एक ऐसा प्रोसेस है जहां प्लांट क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, सो दैट क्या कर सके, वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। यानी ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। राइट, वाटर जो है वो क्या करे, वाटर वेपर की फॉर्म में जब वो कहाँ रिलीज़ हो रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जा रहा है। इस तरीके का जो प्रोसेस है जनरली कहाँ से कंडक्ट किया जाता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से कंडक्ट करा जाता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सो होपफुली ट्रांसपायरेशन का जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की, जो आज हमारा मेजर टॉपिक रहेगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन और इसके टाइप्स मैं ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो समझना है तो आप वहाँ जा करके उसको वापस से देख सकते हैं। तो आज का जो मेजर टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस और इसके फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। सो आइए फैक्टर्स को कवर करते हैं। देखिए, फैक्टर्स जो जनरली ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करेंगे और दूसरा कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करने वाले हैं। सो अब एक एक करके आइए इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है जहाँ हम देख रहे हैं कौन, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। देखिए, जब भी सनलाइट होती है, सनलाइट कब होगी भाई, डे टाइम में होगी। राइट, सो जो डे टाइम में जब इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ज़्यादा होती है, सो रेट ऑफ जो रिएक्शन है या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जिसे हम कहेंगे वो ज़्यादा होता है। देखिए क्या होता है, डे टाइम में जनरली जो स्टोमेटाज हैं वो ओपन रहते हैं। राइट, क्यों ओपन रहते हैं, ताकि वो जो इनवर्ट डिफ्यूजन है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको फैसिलिटेट कर सकें, इसलिए वो ओपन रहते हैं। लेकिन जब नाइट टाइम आता है तो यही जो स्टोमेटाज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी समझ गए, क्योंकि नाइट में जो स्टोमेटाज हैं वो क्लोज हो रहे हैं और डे टाइम में जो स्टोमेटाज हैं वो ओपन हो रहे हैं, तो हम ये समझ गए जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कब होता है, जब स्टोमेटाज ओपन होते हैं। राइट, सो यानी डे टाइम में जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग सनलाइट या डे टाइम में। राइट, इसके अलावा जब भी आपका एक क्लाउडी वेदर होता है, या कह लीजिए जब भी मौसम कैसा है, क्लाउडी है, जनरली डे टाइम में हम देखते हैं कि भाई क्लाउडी वेदर है, क्योंकि भाई नाइट टाइम में तो स्टोमेटास बंद ही रहते हैं। लेकिन ड्यूरिंग डे अगर जो वेदर है वो कैसा है, क्लाउडी है, तो वहाँ उस स्टेट में जो स्टोमेटास रहेंगे वो पार्शियली क्लोज्ड रहते हैं। और जब वो पार्शियली क्लोज रहते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कैसा होगा, रिड्यूस्ड ही माना जाएगा। सो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइफ जो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। देखिए, सबसे पहला, अगर जो स्टोमेटाज हैं वो ओपन है, कब, डे टाइम में ओपन रह रहे हैं, ओपन रहने की वजह से क्या हो रहा है, उनका जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो देंगे वो ज़्यादा देंगे। क्लाउडी डे पे रेट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो स्टोमेटास हैं वो पार्शियली ओपन रहते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट कहाँ दिखते हैं, नाइट टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम में जो स्टोमेटास हैं वो कम्प्लीटली बंद रहते हैं, तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आपको या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन आपको नहीं दिखता या बहुत ना के बराबर हमको दिखता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका टेम्परेचर। देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर इट अलाउज फॉर मोर वाटर टू इवेपोरेट, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बाहर होगा, जितना ज़्यादा आपका अर्थ का या एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही वाटर इवेपोरेट होगा। क्यों, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होना क्यों ज़रूरी है, ताकि प्लांट क्या कर सके, अपना जो टेम्परेचर है, इनर टेम्परेचर वो मेंटेन रख सके। तो जितनी ज़्यादा गर्मी बाहर है, प्लांट क्या करेगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उतना ज़्यादा ट्रांसपायर करेगा। सो जितना ज़्यादा इज़ द वॉट ट्रांसपायर दिस थिंग, सॉरी, टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। इसके अलावा अगर यही चीज़ हम रिड्यूस कर दें या डिक्रीज़ कर दें, इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी कम हो जाएगा, यानी जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो भी कम हो जाएगा। सो इंक्रीज in temperature, increase will be the rate of transpiration, decrease in temperature, decrease या reduced will be the rate of transpiration। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है velocity of wind। देखिए, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज जब होता है जब वेलोसिटी ऑफ विंड ज़्यादा हो, यानी जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, विंड जितना ज़्यादा स्पीड से ब्लो कर रही है या फास्टर ब्लो कर रही है,
उससे क्या होता है, वाटर वेपर जल्दी जल्दी एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगते हैं। कैसे भाई, इस तरीके से अगर लीफ है और ये क्या कर रही है, इस तरीके से ट्रांसपायर कर रही है, तो क्या करेगा, अगर इस तरीके से यहाँ क्या हो रहा है भाई, हवा चल रही है बहुत तेज़, तो उसकी वजह से जो वाटर वेपर यहाँ बन रहे हैं, ये वाटर वेपर कहाँ जाएंगे, ये एटमॉस्फेयर में इस तरीके से रिलीज़ होते जाएंगे। और जैसे जैसे रिलीज़ होएंगे, जितनी तेज़ हवा ब्लो करेगी उतनी जल्दी क्या होगा, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते जाएंगे। सो ये आपको समझना है कि भाई जितना ज़्यादा स्पीड होगा विंड का, उतना ही क्या होगा, जल्दी वाटर वेपर उतने ही ज़्यादा स्पीड के साथ कहाँ होएंगे, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा इसका जो रिज़ल्ट है, यानी जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन तो ज़्यादा तो हो रहा है, इसके साथ साथ क्या होगा, जो आउटसाइड एरिया है लीफ का वो सैचुरेटेड नहीं होगा वाटर वेपर से। ये इसका तीसरा फैक्टर्स है जहाँ हमने कवर करा वेलोसिटी ऑफ विंड। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका फैक्टर जहाँ हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। देखिए, ह्यूमिडिटी के केस में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाता है अगर आपका आउटसाइड एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो। सो इसका मतलब अगर आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है तो उसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसपायरेशन पे। अभी तक जो 3 आपने ऊपर के पढ़े थे, इस 3 में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन तीनों ही स्टेट में बढ़ रहा था। लेकिन जो फोर्थ आपका फैक्टर है ह्यूमिडिटी का, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ये आपको समझना है। यानी हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूसेस द रेट ऑफ आउटसाइड डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ये आपको समझना चाहिए कि ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट क्या होगा, या डिफ्यूजन जो है, इवेपोरेशन जो है वो उतना ही ज़्यादा कम होगा। इसके बाद बात आती है किसकी, आपके कार्बन डाइऑक्साइड की। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक ही क्या करेगा, आपका ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर सकता है, इसके अलावा नहीं करेगा। जो नॉर्मल जो रेंज है आपका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट का, जो है क्या आपका 0.03%, ये नॉर्मल आपका कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, इससे अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता है एयर के अंदर, सो क्या होगा, ये क्या करेगा, आपके जो स्टोमाटाज है उसको क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से, या कह लीजिए एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज कर जाएगा। सो यानी अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड इससे ऊपर गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर गया, तो क्या होगा, स्टोमाटाज ओपन जो थे वो क्या हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, और उनके बंद होने की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। सो आई होप ये भी आपको जो थर्ड पॉइंट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, रेट ऑफ जो ट्रांसपायरेशन है ये इंक्रीज करता है विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हो गया, जो डिफ्यूजन के चांसेस हैं वो इंक्रीज करेंगे या एनहांस हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। यानी इसमें भी ऑपोजिट चल रहा है, यानी अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम जा रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो ये आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जहाँ हमने डिस्कस करा कि भाई वो किस तरीके से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। जहाँ स्टार्टिंग के जो 3 थे वहाँ आपका पॉजिटिव रिजल्ट्स है और नीचे के 3 में आपका नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा है। यानी ऊपर के 3 में जब रेट बढ़ रहा है, जब इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट या टेम्परेचर बढ़ रहा है या वेलोसिटी ऑफ विंड बढ़ रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और इसका जस्ट ऑपोजिट बाकी के 3 में हो रहा है, यानी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, इन तीनों ही कंडीशन में जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो डिक्रीज होगा। तो ऊपर के 3 में पॉजिटिव रिजल्ट्स है और नीचे के 3 में आपका नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो ये इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट जो आपका इंटरनल फैक्टर्स है वो है आपका वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ। देखिए, वाटर कंटेंट आपको मालूम ही है, अगर प्लांट के अंदर वाटर है तो क्या करेगा, वो 2% वाटर तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल कर देता है, बाकी का सारा ही वाटर वो क्या करता है, ऑलमोस्ट वो रिलीज कर देता है, कहाँ, वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर। यानी तो वाटर कंटेंट है प्लांट के अंदर, जब तक वाटर कंटेंट है तब तक वो क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन को करता ही रहेगा। और जहाँ ये वाटर कंटेंट कम हुआ,
राइट। जहाँ वाटर कंटेंट डिक्रीज हुआ तो आपका ट्रांसपायरेशन रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वाटर ही तो रिलीज हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में। जब वाटर ही प्लांट के अंदर नहीं है तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके ट्रांसपायरेशन को, वो है विल्टिंग ऑफ द लीफ। अगर लीव्स विल्ट हो जाएं तो भी क्या होगा, आपका जो वाटर कंटेंट, भाई विल्टिंग ऑफ लीफ भी कब होता है, जब वाटर कंटेंट कम है। तो वाटर कंटेंट से क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन तो रिड्यूस हो ही रहा है, लेकिन टर्जिडिटी भी प्लांट में या लीफ में नहीं रह पा रही, जिसकी वजह से लीफ क्या कर जाती है, विल्ट कर जाती है, ड्रूप हो जाती हैं। इसके अलावा भाई क्लोजर भी हो जाता है स्टोमेटास का, क्योंकि स्टोमेटास भी कब ओपन है, जब गार्ड सेल्स के अंदर टर्जिडिटी मेंटेन है। क्यों, ये जनरली क्या है, ये आपका नेचुरल मैकेनिज्म भी कहलाता है किसका, वाटर कंजर्वेशन का। यानी आप कह सकते हैं अगर प्लांट के अंदर वाटर कंटेंट कम है तो प्लांट क्या करेगा, ये कुछ 3 जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स कवर करे, कौन कौन से, सबसे पहला वाटर कंटेंट का होना, डिक्रीज होना प्लांट के अंदर, इसके अलावा विल्टिंग ऑफ द लीफ, और तीसरा आपका क्लोजर ऑफ द स्टोमेटास। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही आपके नेचुरल मैकेनिज्म है ऑफ वाटर कंजर्विंग या नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ कंजर्विंग वाटर इन प्लांट्स। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं किसको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके किसको, ट्रांसपायरेशन के रेट को। इसके बाद बात करते हैं कुछ एडेप्टेशंस की, जहाँ प्लांट क्या करता है ट्रांसपायरेशन रोकने के लिए, या जैसे मैंने आपके साथ अभी कवर करा कि प्लांट क्या करेगा, जो कुछ नेचुरल मैकेनिज्म उसके पास है, जहाँ वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अपना जो वाटर कंटेंट है उसको कम से कम क्या कर सके, प्लांट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सके। तो उसके कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला आता है एडेप्टेशन में आपका संकन स्टोमेटास। देखिए संकन स्टोमेटास है, या कह लीजिए जो भी स्टोमेटास होते हैं, अगर वो मे बी या तो वो संकन है या कह सकते हैं वो कवर्ड है हेयर से, जैसे इन केस ऑफ नैरियम होता है। नैरियम कौन है, नैरियम आपकी एक लीफ ही है। सो नैरियम लीफ में हम देखते हैं जो स्टोमेटास है वो कैसे दिखते हैं, वो संकन दिखते हैं या कवर्ड दिखते हैं हेयर से। तो इस तरीके का एडेप्टेशन है, या तो वो संक कर जाए, है ना, या तो स्टोमेटास संकन हो जाए, या उनके चारों तरफ क्या हो जाए, हेयर का या हेयर कवरिंग हो जाए। तो क्या करेगा भाई, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला एडेप्टेशन ये रहा। दूसरा आता है आपका फ्यूअर स्टोमेटास, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटास कम हो जाए। जैसे हम जनरली जानते हैं जो अपर जो सरफेस होता है लीफ का, अपर एपिडर्मल सरफेस जो है, वहाँ जो नंबर ऑफ स्टोमेटास हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो कम होते हैं कंपेरेटिव टू लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, राइट। सो यानी अगर आप नंबर ऑफ स्टोमेटास भी कम कर दें, हम तो खैर नहीं कम कर पाएंगे, जनरली अगर प्लांट के लीफ के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटास अगर रिड्यूस्ड है तो भी क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है नैरो लीव्स का, यानी जो लीफ है उसका साइज क्या हो जाए, नैरो हो जाए। नैरो होने की वजह से देखिए क्या है, एक इस तरीके की लीफ है और एक लीफ इस तरीके की हो जाए, यानी साइज़ क्या हो गया, लीफ का छोटा हो गया, लीफ कैसी हो गई, नैरो हो गई। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। यानी एक तो सरफेस एरिया इतना बड़ा था, अब एक सरफेस एरिया इतना सा रह गया, तो यानी सरफेस एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड सरफेसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपकी जो लीव्स हैं या तो वो वेवी हो जाए, रोल हो जाए, यानी लीफ या तो क्या कर जाए, रोल कर जाए, वो वेवी से दिखने लगे, यानी फोल्ड हो जाए, वेवी अपीयरेंस दें, या कह लीजिए कैसा दिखे, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर उनका दिखने लगे, वो फोल्ड दिखने लगे आपको। तो ये तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो सरफेस एरिया है जो एक्सपोज होता है ट्रांसपायरेशन के लिए वो रिड्यूस हो जाता है, और तीनों ही कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद आता है लॉस ऑफ लीफ। अब लॉस ऑफ लीफ का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ लीफ का मतलब ये हो गया कि कुछ केसेस में हम देखते हैं प्लांट के अंदर लीफ नहीं होती, लेकिन लीफ की जो एब्सेंस है वो किसी और तरीके से ओवरकम कर दी जाती है। जैसे हम कैक्टस में देखते हैं, कैक्टस में हम लीफ तो जनरली देखते नहीं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम स्पाइंस देखते हैं, या कह लीजिए थॉर्न्स देखते हैं, राइट। कैक्टस के अंदर लीफ तो होता नहीं, इतना बड़ा सा भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और उसमें क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, उसके अंदर स्पाइंस या स्पाइक्स बने होते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, जितने ज़्यादा आपका लीफ, यानी लीफ तो ख़त्म हो गया, लीफ की जगह कौन आ गए,
आपके स्पाइक्स आ गए, स्पाइंस आ गए, तो इसने क्या करा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज कर दिया, क्योंकि एक्सपोज सरफेस एरिया या लीफ हमारे पास है ही नहीं, प्लांट के पास है ही नहीं, ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसपायरेशन कर सके। और क्योंकि जो आपका कैक्टस है या कैक्टी है वो क्या है, डेजर्टेड प्लांट है, और डेजर्ट में ऑलरेडी स्कैरसिटी होता है वाटर का, तो इसकी वजह से जो प्लांट है उसने क्या करा, कैक्टस ने क्या करा, मॉडिफिकेशन कैक्टस में हम देखते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो इनर कंटेंट है वाटर का उसको क्या कर सके, मेंटेन रख सके, और कम से कम पानी को क्या कर सके, रिलीज कर सके एटमॉस्फेयर में। तो ये हो गया लॉस ऑफ लीफ का पॉइंट। इसके बाद आता है लास्ट आपका थिक क्यूटिकल। देखिए थिक क्यूटिकल का मतलब क्या हो गया, क्यूटिकल क्या है बेटा, क्यूटिकल आपकी वैक्सी लेयर है जो आप सरफेस ऑफ द लीफ पे देखते हैं। तो जितना ज़्यादा, देखिए जितना ज़्यादा थिक लेयर होगा क्यूटिकल का उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कम होगा, और जितना ज़्यादा थिन लेयर होगा क्यूटिकल का उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन ज़्यादा कब है, जब थिन है वैक्सी लेयर या क्यूटिकल जब थिन है, और जब क्यूटिकल थिक है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। सो ये कुछ एडेप्टेशन है जो प्लांट क्या करता है, अपने अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से क्या कर सके, वो ट्रांसपायरेशन को रोक सके या अपना जो वाटर कंटेंट है उसको क्या कर सके, स्टोर कर सके। इसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि भाई जो सिग्निफिकेंस क्या है, प्लांट एक्चुअली ट्रांसपायरेशन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। सबसे पहला तो कूलिंग इफेक्ट के लिए, दूसरा क्रिएटिंग सक्शन फोर्स, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। देखिए क्या हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी जो ट्रांसपायरेशन है वो उससे क्या होता है, जो प्लांट का जो इनर बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, यानी जो ट्रांसपायरेशन है वो रिड्यूस क्या करता है, टेम्परेचर ऑफ द लीफ सरफेस, या प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन इज ऑल्सो यूजफुल टू प्लांट ऑन हॉट सनी डे, यानी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी प्लांट क्या करेगा, उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेगा और उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, अपना टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो क्या करती है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अब देखिए अगर प्लांट ऐसा ना करे, भाई उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है अपनी बॉडी का, ठीक है करना है, ओके फाइन, लेकिन करना क्यों ज़रूरी है, करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एंजाइम्स है प्लांट के वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसलिए कूलिंग इफेक्ट का आना प्लांट में बहुत ज़रूरी है, ताकि क्या कर सके, एक तो टेम्परेचर मेंटेन रह सके, और टेम्परेचर मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है प्लांट को, ताकि जो प्लांट के अंदर के जो जो उसके एंजाइम्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं हाई टेम्परेचर पर जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, तो वो ना हो, इसलिए प्लांट को क्या ज़रूरी है, कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। ये पहला सिग्निफिकेंस है हमारे ट्रांसपायरेशन का। इसके अलावा दूसरा आता है क्रिएटिंग सक्शन फोर्स। देखिए ट्रांसपायरेशन क्या करता है, एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या हो गया, वाटर इनटेक करने में या वाटर का अपवर्ड मूवमेंट करवाने में जो ट्रांसपायरेशन है वो हेल्प करता है। क्यों, ताकि जो वाटर है वो जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ तक पहुँच सके। सो देखिए जब भी प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होता है तो उससे क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप होता है। ये भी तक आप समझ गए, एसेंट ऑफ सैप होने की वजह से ही जो सक्शन फोर्स है वो क्रिएट होगा। यानी अगर सक्शन फोर्स प्लांट में नहीं है तो प्लांट जो है एसेंट ऑफ सैप नहीं कर सकता, यानी वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और ये सक्शन फोर्स का होना या प्रोड्यूस होना प्लांट के अंदर ज़रूरी है, ताकि जो टॉप या टिप है प्लांट की वहाँ तक क्या हो सके, प्लांट का जो वाटर कंटेंट है वो पहुंचाया जा सके। तो इसलिए ट्रांसपायरेशन क्या करता है, सक्शन फोर्स को भी क्रिएट करता है, ताकि जो लॉन्ग बहुत लंबे आपके जो पेड़ हैं, टॉल ट्रीज़ हैं, वहाँ तक आसानी से जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। देखिए ये तो हमको मालूम ही है कि जो हमारी लीव्स हैं उसके अंदर वो कहाँ जनरली प्रेजेंट है, भाई वो ब्रांचेस पे प्रेजेंट है ना, ट्विग्स हैं जो ब्रांचेस में प्रेजेंट है। तो जो ट्रांसपायरेशन है ये क्या करता है, इट टेंड्स टू ड्रॉ वाटर टूवर्ड्स देम। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन होने की वजह से हमको मालूम है ट्रांसपायरेशन कहाँ होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से होता है। और जब एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से होगा तो क्या होगा, भाई वाटर कहाँ तक जाएगा, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक भी जाएगा। और जब वाटर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक जा रहा है, वाटर जब लीव्स तक जा रहा है, तो वाटर के साथ कौन डिजोल्व है, भाई मिनरल्स उसके अंदर डिजोल्व है। तो मिनरल और वाटर आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कहाँ, भाई प्लांट की बॉडी के अंदर। सो ये तीन सिग्निफिकेंस है जो
प्लांट क्या करेगा, मेजरली कंडक्ट करवाता है, या कह लीजिए ट्रांसपायरेशन मेजरली रिक्वायर्ड इन्हीं 3 कारणों के वजह से है प्लांट के अंदर। सबसे पहला कि प्लांट क्या कर सके, कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन रख सके ताकि उसके एंजाइम डिस्ट्रॉय ना हो, सक्शन फोर्स क्रिएट हो सके ताकि एसेंट ऑफ सैप हो जाए, और लास्ट जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसके साथ जो मिनरल्स और सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हुए हैं वो पूरे के पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर इक्वली क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।